नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 7 की। तो दोस्तों इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट पहले देखे हैं, उनको आप जरूर देखिए। देखिए शिक्षण अभिरुचि पर मॉक टेस्ट 7 आज का रहेगा और सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिए और जरूर बताइए दोस्तों कि आपने आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून, बेंगलुरु। राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान जिसको हम क्या पढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में C8 पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इस संस्थान का जो है दोस्तों क्या कार्य होता है शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन एवं शैक्षिक रेडियो के सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण के लिए जो है ये संस्थान उत्तरदायी है। ठीक है, तो ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर करिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको मैंने डिटेल में जो बता रखा है वहीं से आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों लिए गए हैं। दूसरा देखिए निम्न में से कौन एक मूल्यांकन की विधि नहीं है। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें एक जो है मूल्यांकन की विधि नहीं है। मैंने आपको मूल्यांकन की सारी विधियां बताई थी। ठीक है, और मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्न में से कौन एक मूल्यांकन की विधि नहीं है। ऑप्शन देखिए मत सूची, योजना, वस्तु निर्माण और पाठ्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, कौन मूल्यांकन की विधि नहीं है बताना है। तो कौन सी नहीं है, तो पाठ्यक्रम नहीं है। ठीक है, और बाकी मत सूची, योजना, वस्तु निर्माण ये क्या है मूल्यांकन की विधियां हैं। मैंने आपको मूल्यांकन की विधियां या तकनीकी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था जैसे आपका मत सूची है जिसको हम क्या पढ़ते हैं चेक लिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं चेक लिस्ट। ठीक है, तो चेक लिस्ट ये जो है आपका मूल्यांकन की विधि है। उसी प्रकार आपका योजना हो गया। ठीक है, योजना के बाद आपका वस्तु निर्माण हो गया। ठीक है, वस्तु निर्माण यानी कि ऑब्जेक्ट मेकिंग होता है, योजना यानी कि प्रोजेक्ट। और आपका ये जो है आपका पाठ्यक्रम नहीं होगा। बाकी इसके साथ साथ मैंने और भी आपको मूल्यांकन की विधियां बताई थी, जैसे परीक्षा होगी, परीक्षा के द्वारा भी हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, एग्जाम हो गया, एग्जाम के द्वारा भी जो है हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, निरीक्षण के द्वारा करते हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंटरव्यू के द्वारा करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के द्वारा भी हम क्या करते हैं बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे क्या है मूल्यांकन की विधियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। इंटरव्यू के साथ ही साथ आप मत सूची हो गया आपका चेक लिस्ट, वाद विवाद हो गया। ठीक है, डिबेट के द्वारा भी हम जो है मूल्यांकन करते हैं। साथ ही साथ योजना प्रोजेक्ट हो गया आपका, वस्तु निर्माण हो गया, ऑब्जेक्ट मेकिंग के द्वारा भी जो है हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे जो है आपके मूल्यांकन की विधियां हैं, इनको आप जरूर याद रखें। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पाठ्यक्रम नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। मैंने आपको सारी शिक्षण विधियों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी शिक्षण विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक है, याद रखें ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी शिक्षण विधि चलती है। ऑप्शन देखिए निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर विश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आगमन विधि। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया था आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक है, बी राइट रहेगा। साथ ही साथ आपको आगमन विधि से सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगमन विधि के जनक जो है किन्हें माना जाता है, तो जनक माना जाता है आगमन विधि के अरस्तु को। ठीक है, साथ ही साथ आगमन विधि जिसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, और यह विधि दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, यानी कि यह जो विधि है दोस्तों आगमन विधि, यह जो है यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी कि एग्जाम्पल टू
एग्जाम्पल टू रूल जो है दोस्तों, ये आपका आगमन विधि चलती है। साथ ही साथ दोस्तों आगमन विधि क्या है, ये छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है, याद रखेंगे, छात्र केंद्रित विधि। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। छात्र केंद्रित विधि, ठीक है, इसी को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। वैज्ञानिक विधि अगर आपको पूछा जाता है तो वैज्ञानिक विधि आगमन विधि को कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विधि। और साथ ही साथ ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि, और साथ ही साथ मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है आगमन विधि। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है आगमन विधि। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है, देखिए, अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने सारे फैक्ट आपको आगमन विधि के उसमें बताए थे, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चल उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी शिक्षण विधि जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी शिक्षण विधि चलती है, ये बताना है आपने। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या फिर डाल्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सी शिक्षण विधि जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा निगमन विधि। ठीक है, आगमन, निगमन, अनुकरण, डाल्टन, ये सारी विधियां मैंने आपको बता रखी है। तो याद रखेंगे कौन सी शिक्षण विधि है जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, तो ये है आपका निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि जिसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, निगमन विधि को। जनक की बात करें तो जनक अरस्तु। ठीक है, आगमन और निगमन दोनों के जो है जनक कौन है, अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो निगमन विधि है ये आगमन की जो है आगमन विधि की अपोजिट है, की उल्टी है। ठीक है, याद रखेंगे निगमन विधि में जो है क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर इसमें चला जाता है। यानी कि जो निगमन विधि है ये कैसे चलती है, नियम, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कौन सी शिक्षण विधि है, तो वो है निगमन विधि, पूछा जा सकता है। और यह शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, क्या है, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित विधि है आपकी निगमन विधि। ठीक है, और आगमन विधि मैंने बताया वो आपका छात्र केंद्रित है। ठीक है, साथ ही साथ निगमन विधि से आपको याद रखना है अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर कौन सी शिक्षण विधि चलती है, तो चलती है निगमन विधि। ये सारे फैक्ट आपको याद रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, निम्न में कौन संप्रेषण यानी कि संचार का एक प्रकार है। तो आपको इसमें बताना है कि संप्रेषण यानी कि संचार का एक प्रकार है। ऑप्शन देखिए, लिखित संचार, दूसरा देखिए औपचारिक संचार, अमौखिक संचार, जन संचार या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैंने आपको संचार यानी कि संप्रेषण के सारे प्रकार मैंने आपको बताए हैं। इसमें से लिखित वाला भी बताया है, औपचारिक, अमौखिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा, 5 का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सारे जो हैं दोस्तों क्या है, संप्रेषण इनके संचार के प्रकार हैं, इनको आप याद रखेंगे। इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 है आपका, निम्न में से कौन मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था। तो इनमें से आपको बताना है कौन जो है मुदालियर आयोग का सदस्य इनमें से नहीं था। ऑप्शन देखिए, श्रीमती हंसा मेहता, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर A.M. बसु, डी देखिए J.F. मैकडगल। तो दोस्तों ये सारे आपको मैंने बता रखे हैं। तो क्या रहेगा, 6 का राइट आंसर बताइए, मुदालियर आयोग का सदस्य कौन नहीं था इसमें से। तो 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों J.F. मैकडगल। ठीक है, J.F. मैकडगल कौन था, मैंने आपको बताया था J.F. मैकडगल जो था ये कोठारी आयोग का संयुक्त सचिव था। ठीक है, किसका था, कोठारी आयोग का संयुक्त सचिव। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कोठारी आयोग का संयुक्त सचिव कौन था, J.F. मैकडगल। ठीक है, तो बाकी तीनों जो हैं आपके मुदालियर आयोग के सदस्य हैं, श्रीमती हंसा मेहता, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर A.M. बसु। ये सारे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, बाकी मैंने सारे आपको इनकी डिटेल में बताए हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में कौन जो है एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति या क्षेत्रीय वो नहीं है, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है एनसीटीई का, तो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, अजमेर, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? एनसीटीई के बारे में अच्छे से बताया है आपको, कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, क्षेत्रीय समिति नहीं है इनमें से। तो राइट आंसर 7 का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजमेर। अजमेर जो है दोस्तों एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, क्षेत्रीय समिति नहीं है। बाकी तीनों आपका भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु जो है ये एनसीटीई के क्षेत्रीय समितियां हैं। और इनमें चौथा जो समिति है, चौथी समिति जो है, 4 हैं क्षेत्रीय कार्यालय एनसीटीई के, आपका भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। तो 4 आपको याद रखने हैं क्षेत्रीय, बाकी इसमें अजमेर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या है? किस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करना है दोस्तों। किस आयोग ने ऐसा कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग करना चाहिए? ये सलाह किसने दी थी? ऑप्शन देखिए, कोठारी, मुदालियर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस आयोग ने कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसकी सलाह दी थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 8 का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सलाह दी थी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया जाए। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ ये पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? 13 जून 2005 को दोस्तों गठन हुआ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, आपको संप्रेषण के बारे में बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है संप्रेषण की। देखिए, मानव जीवन के सभी पक्षों के संप्रेषण की प्रक्रिया एक केंद्रीय तत्व है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िए। मानव जीवन के सभी पक्षों में संप्रेषण की प्रक्रिया एक केंद्रीय तत्व है, ये किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, मिलेट, मेनफारलैंड और फिफ्नर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 9 का राइट आंसर रहेगा मेनफारलैंड। ठीक है, तो कौन रहेगा राइट आंसर? मेनफारलैंड ने कहा है दोस्तों कि मानव जीवन के सभी पक्षों में संप्रेषण की प्रक्रिया एक केंद्रीय तत्व है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राधाकृष्णन आयोग से है क्वेश्चन। राधाकृष्णन आयोग ने कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन जो है भारत सरकार को दिया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राधाकृष्णन आयोग के बारे में आपको अच्छे से बताया है, कब गठन हुआ, राधाकृष्णन आयोग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, साथ ही साथ राधाकृष्णन आयोग में कौन कितने सदस्य थे, सदस्यों के नाम आपको बताए थे मैंने सारे, तो ये सब चीज़ याद रखना आपने। राधाकृष्णन आयोग ने जो है कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन भारत सरकार को दिया? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 747। ठीक है, 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन जो है राधाकृष्णन आयोग ने भारत सरकार को दिया। ठीक है, ये पृष्ठों की संख्या आप जरूर याद रखें, पूछे जा सकते हैं। देखिए, बात करें राधाकृष्णन आयोग की, तो राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ पूछा जाता है, तो गठन हुआ 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1948 में दोस्तों गठन हुआ राधाकृष्णन आयोग का। और यह दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन आयोग। और राधाकृष्णन आयोग में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी थी कुल पूछा जाता है, तो 10 सदस्य थे राधाकृष्णन आयोग में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राधाकृष्णन आयोग में सदस्यों की संख्या की बात करें तो काफ़ी सदस्य थे राधाकृष्णन आयोग में, उनके सारे नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? सचिव थे निर्मल कुमार। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग के जो सचिव थे कौन थे? निर्मल कुमार। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 747 याद रखना। 747
प्रश्नों का प्रतिवेदन था राधाकृष्णन आयोग का। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 है, निम्न में से कौन एक राधाकृष्णन आयोग का सदस्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है राधाकृष्णन आयोग का सदस्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, निर्मल कुमार, श्री माली और डॉक्टर ताराचंद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कौन नहीं है इसमें राधाकृष्णन आयोग का सदस्य? तो 11 का राइट आंसर रहेगा श्री माली। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। श्री माली जो है राधाकृष्णन आयोग के सदस्य नहीं है। बाकी आपके जो हैं जाकिर हुसैन, निर्मल कुमार, डॉक्टर ताराचंद, ये सब क्या हैं? राधाकृष्णन आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, वो सारे याद रखने हैं। ताराचंद हो गया आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थरी मॉर्गन। ठीक है, ये भी नाम याद रखें। ठीक है, आर्थरी मॉर्गन। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे ए एल मुदालियर भी थे। ठीक है, ए एल मुदालियर ये भी सदस्य थे। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग के। और साथ ही साथ आपको याद रखना है डॉक्टर मेघनाथ साहा और नारायण बहल। ठीक है, बहुत नाम है, नारायण बहल, ये सारे नाम याद रखें आप, नारायण बहल। ठीक है, नारायण बहल। साथ ही साथ जॉन टिरगर, ये काफ़ी सारे जो है दोस्तों नाम हैं, इनको आपको याद रखने हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 में आपका क्या रहेगा? सी आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि श्री माली जो है ये राधाकृष्ण आयोग के सदस्य नहीं है। बाकी आपके सारे जो है राधाकृष्णन आयोग के सदस्य हैं। राधाकृष्णन आयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। गठन कब हुआ? गठन 4 नवंबर 1948 में हुआ। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 1939 को हुआ। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, निम्न में कौन जो है यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वो बताना है इसमें से। ऑप्शन देखिए, भोपाल, हैदराबाद, पुणे, मैसूर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 12 का? यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नहीं है इसमें से? तो 12 का राइट आंसर रहेगा मैसूर। मैसूर दोस्तों ये यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखेंगे यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखेंगे यूजीसी के 3 यहाँ ऊपर दिए हैं, भोपाल, हैदराबाद और पुणे। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, चौथा है आपका गुवाहाटी। ठीक है, चौथा। पांचवा आपका कोलकाता, कोलकाता। और छठा है आपका पुणे। पुणे आपका ऊपर है, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा बेंगलुरु। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि ये 6 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के, भोपाल, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी, कोलकाता और बेंगलुरु। ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? ये सारे फैक्टर आपको याद रखने। और यूजीसी वाला टॉपिक जो है दोस्तों मैंने अच्छे से करा रखा है आपको। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको अच्छे से देखें पहले। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? ये मैंने अभी पहले बताया था आपको। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? 2005, 6, 7 या फिर 2009? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2005। अभी बताया था मैंने आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, 13 जून 2005 को हुआ। ये भी याद रखेंगे, 13 जून 2005 को गठन हुआ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। ठीक है, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग दोस्तों इसको फिर 2014 में इसको दोस्तों बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जुलाई 2014 में से समाप्त कर दिया गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आरटीई 2009 की किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था मैंने आपको कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका 2009, तो इसमें बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ये किस धारा में है ये बताना है। तो धारा 17, 18, 12 या फिर 15? तो
14 का राइट आंसर क्या रहेगा? 14 का राइट आंसर रहेगा धारा 17 में है ये, मैंने पहले भी बताया आपको। धारा 17 में क्या है? धारा 17 में है दोस्तों, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है आरटीई में, ठीक है। आरटीई यानी कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ धाराओं से आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी धाराएं मैंने आपको बताई ही, इंपॉर्टेंट जितनी भी धाराएं हैं, तो उनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। बात करें दोस्तों आरटीई 2009 की, ठीक है, इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो आरटीई अधिनियम है, इसको संसद द्वारा कब पारित किया गया पूछा जा सकता है। तो आरटीई दोस्तों एक कानून है, अधिनियम है, इसको संसद द्वारा कब पारित किया गया? याद रखेंगे 4 अगस्त 2009 को दोस्तों संसद द्वारा इसको क्या किया गया? संसद द्वारा इसको पारित किया गया। और इसे दोस्तों लागू कब किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लागू किया गया इसको 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों इसको जो है क्या किया गया? पूरे देश में लागू किया गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि आरटीई 2009 दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत, इसके तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है आपका, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि जो है बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी शिक्षण विधि है जो बाल केंद्रित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, योजना विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी शिक्षण विधि जो है बाल केंद्रित है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड विधि कौन सी है इसमें से? तो राइट आंसर रहेगा 15 का दोस्तों योजना विधि, ठीक है। योजना विधि यानी कि जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, योजना विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड दोस्तों इसमें क्या होता है योजना विधि में? याद रखेंगे, योजना विधि में क्या होता है? प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे जो हैं किसी समस्या को प्रोजेक्ट के जरिए क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट विधि यानी कि योजना विधि की मूल अवधारणा किसने दी? ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो योजना विधि या जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, ये जो, तो इसकी मूल अवधारणा किसने दी, ठीक है। मूल अवधारणा, ठीक है। तो मूल अवधारणा किसने दी योजना विधि की या प्रोजेक्ट मेथड की? तो नाम याद रखेंगे, मूल अवधारणा किसने दी? मूल अवधारणा दी जॉन डीवी ने, ठीक है। किसने दी? जॉन डीवी। नाम याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो योजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, इसकी मूल अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने दी। और इसको प्रतिपादित किसने किया अगर आपको पूछा जाता है योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि जो है इसको प्रतिपादित किसने किया? तो प्रतिपादित किसने किया? प्रतिपादित किया किलपैट्रिक ने, ठीक है। अगर प्रतिपादक की बात होगी तो वहां पर आप करेंगे किलपैट्रिक, ठीक है। प्रतिपादित किसने किया? प्रतिपादित किया किलपैट्रिक ने, ठीक है, किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक। तो दोस्तों किलपैट्रिक कौन था? किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी का क्या था? शिष्य था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो योजना विधि जो है क्या होती है? योजना विधि, योजना विधि में दोस्तों एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे जो हैं किसी समस्या को प्रोजेक्ट के यानी कि योजना के जरिए हल करते हैं। और इस विधि की जो मूल अवधारणा दी वो किसने दी? वो दी जॉन डीवी ने, ठीक है। मूल अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने। और इसको जो है प्रतिपादित किसने किया? तो प्रतिपादित किया किलपैट्रिक ने, ठीक है। और किलपैट्रिक कौन था? किलपैट्रिक जॉन डीवी का शिष्य था, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हाँ आज 15 ही क्वेश्चन देखेंगे और बाकी नेक्स्ट सेशन में आगे फिर बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।